हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कंप्लीट करने जा रहे हैं। रिवीजन सीरीज है ये, जैसा आपको पता होगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी बुक नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1 बुक नंबर 2 का ये ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देखना, ठीक है। वहीं से इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जो लिंक है वो टूट चुका है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो पहले वो वीडियो देख के आओ चैप्टर नंबर 1, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 पे आना, ठीक है। तो देखो, अभी याद करो आप, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी मतलब, तो उस टाइम पे इंडिया के सामने 3 बहुत बड़े चैलेंजेस थे। कौन कौन से चैलेंजेस थे? सबसे पहला चैलेंज ये था कि जो इंडिया इतना डाइवर्स है, इतने सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया है, सबकी लैंग्वेज अलग है, सबके कल्चर अलग हैं, सारी चीज़ें अलग हैं। उसके बाद हम उन सबको जोड़ के एक स्टेट, एक कंट्री कैसे बनाएं, सबसे बड़ा चैलेंज यही था, ठीक है, कि इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सबको एक साथ मिला के एक नेशन कैसे बना पाएँ, ठीक है, एज अ कंट्री कैसे इसको दिखा पाएँ, ठीक है। फिर दूसरा हमारा ये चैलेंज था कि हम, जो हमारी अब कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई है, इसके बाद इस पूरी कंट्री में हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट को रन करना चाहते थे, ठीक है। दूसरा हमारा इंस्पिरेशन ये था, ठीक है। एंड तीसरा हमारा इंस्पिरेशन ये है था उस टाइम पे कि हम लोगों के वेलबींग के लिए काम करें, ठीक है, जो आज तक ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं करती थी एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो नहीं करते थे, ना वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करते थे, ना वो लोगों के वेलबींग के लिए काम करते थे। वो दोनों हम करने का प्लान कर रहे थे, हम इंस्पायर्ड थे कि हमें ये करना है, ठीक है। तो उसी में जो पहला चैलेंज था कि हमने लोगों को इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कैसे यूनाइट करके एक कंट्री में ले आया, फिर हमने एक कंट्री बनाई। उसमें हमने उसको, वो सारी टॉपिक्स हमने पहले चैप्टर में देखा, जिसमें हमने देखा कि जो हैदराबाद था, जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, ये सारे दिक्कत दे रहे थे, तो इनको हमने कैसे हैंडल किया। फिर हमने देखा कि हमने लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स पे हमने कैसे स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया, ठीक है। एंड फिर हमने देखा कि जब लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट को डिवाइड किया तो उससे हमारे स्टेट जो है हमारी, यानी जो हमारी कंट्री है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग निकल के आई बाहर, ठीक है। तो ये हमने देखा कि पहले चैप्टर में हमने देख लिया था कि पहला जो हमारा चैलेंज था कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद हम नेशन को कैसे बनाएं, वो हमने कवर कर लिया था। उसमें पहला चैलेंज हमने कैसे ओवरकम किया वो हमने देखा। दूसरा जो चैलेंज था कि हमें डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है, वो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि हमने डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश की। और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे बड़ा वो चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आपको इलेक्शन करवाना होता है, ठीक है। तो हमने इलेक्शन कैसे करवाया, हमने इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कैसे किया, हमारे वोटिंग मेथड्स क्या होते थे, ठीक है। हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब 1952 में हुए तो इसका मतलब क्या था। फिर लगातार 3 जो इलेक्शन हुए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन, उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उसने डोमिनेट किया था फर्स्ट इलेक्शन, वो उसका डोमिनेशन कैसा था, ठीक है। अब जब कांग्रेस इतनी सक्सेस हो रही थी तो उसके सक्सेस के पीछे क्या क्या रीजन थे ये भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कांग्रेस ऐसा पार्टी कैसी थी, मतलब उसके पार्टी के अंदर कैसे कैसे लोग थे, ये सारी चीजें देखेंगे। एंड फिर हम एंड में टॉपिक देखेंगे कि थर्ड जनरल इलेक्शन के बाद ओपोजिशन पार्टीज का इमरजेंस होना स्टार्ट होता है, जनता दल आता है, ठीक है, और सारी पार्टीज आती हैं, और सारी ऐसा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये प्यारा सा चैप्टर, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा चैप्टर है, बहुत जल्दी कवर करेंगे हम इसको। कहानी की तरह बस आप सुनते जाना, अगर आपने पढ़ा रखा है तो रिवीजन करते जाओ, अदरवाइज फिर क्या, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। अब देखो, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आता है, यानी इस दिन से लागू हो जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसी टाइम जनवरी 1950 में ही हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन को बनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन को बनाया जाता है 19 जनवरी 1950 में, ठीक है, 50 में, ठीक है। इसका गोल ये था इलेक्शन कमीशन का कि हमारे यहाँ पहली बार, ठीक है, पूरी कंट्री में पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हेल्ड करवाना इसका काम था, ठीक है। क्या काम था इसका? हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए पहली बार इलेक्शन हेल्ड कराना इसका काम था, ठीक है। इसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनते हैं? सुकुमार सेन बनाया जाता है इनके फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो, ऐसा नहीं है कि जब इलेक्शन कमीशन बनता है तो उसके सामने चैलेंजेस नहीं होते, उसके सामने कई बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, उसमें से कुछ चैलेंजेस हम देखेंगे। सबसे पहला यही चैलेंज था कि हमें डीलिमिटेशन करना था। डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि हमें बाउंड्री ड्रॉ करनी होती है। जैसे आपको पता होगा कि हमारी कंट्री को हमने बहुत सारे पार्ट में
डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? लोकसभा में कितनी सीटें हैं बताओ आप। ठीक है, जैसे एक कोई लोकसभा सीट है, ये एक लोकसभा सीट है, ये एक लोकसभा सीट है। आपके एरिया से कुछ एमपी होते होंगे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वैसे वही। तो हमारी पूरी कंट्री को सबसे पहले हमें बाउंड्री में ड्रॉइंग वो करना था, ठीक है, कि इस एरिया से लेके इस एरिया से लेके इस एरिया तक एक सीट होगी, इस एरिया से लेके इस एरिया तक ये सीट होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? डीलिमिटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग बाउंड्री फॉर कंस्टिट्यूएंसीज। ठीक है, कंस्टिट्यूएंसीज के लिए हमें जब बाउंड्री ड्रॉ करनी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डीलिमिटेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो दूसरा हमारे सामने चैलेंज ये था कि हमें इलेक्टोरल रोल्स वो करने थे, बनाने थे। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब क्या होता है? देखो, जब आप वोटिंग करने जाते हो ना, उससे पहले इलेक्शन कमीशन और वोटर्स की लिस्ट निकालता है। ठीक है, वोटर की लिस्ट निकालता है, कितने इतने लोग वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रिपेयर करना था। तो पहली बार प्रिपेयर करना था। अभी तो हमारे पास पूरा डेटा रहता है प्रॉपर, बट उस टाइम पे पहली बार प्रिपेयर करना था। लोगों के पास इतनी नॉलेज भी नहीं थी, लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, हमारे पास कोई भी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। तो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि वोटर कौन है, वोटिंग लिस्ट हमें प्रिपेयर करना था, इलेक्टोरल वोट्स रोल्स हमें तैयार करने थे। वो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था, हमें उस टाइम पे 17 करोड़ एलिजिबल वोटर हुआ करते थे। ठीक है, कितने? 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हुआ करते थे उस टाइम पे। उन सबको लिस्ट करना था, उन सबको उस लिस्ट में करना था, डालना था उस लिस्ट में, एंड सबके लिए वोटिंग का वो करना था कि सब लोग वोट दे पाए। सबसे बड़ा ये चैलेंज था। चौथा सबसे बड़ा चैलेंज और वो चैलेंज था कि देखो, उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसा प्रायर नॉलेज नहीं थी कि हमें इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराना होता है। कोई इसके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं था कि हमें कैसे कराना होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन जो है उसने 3 लाख से ज्यादा लोगों को, ऑफिसर्स को, स्टाफ को ट्रेनिंग दी थी कि आपको इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराना है। ठीक है, अब जैसे पोलिंग बूथ पे जब जाते हो तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, बैलेट पेपर पे वो साइन कर रहे होते हैं, कुछ लोग और चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। तो इस तरह उस टाइम पे 3 लाख लोगों को, ठीक है, 3 लाख लोगों को इलेक्शन कमीशन ने बस ट्रेनिंग दी थी, उन पे पैसे खर्च किए थे। उस टाइम पे सोच हमें कितनी गरीबी थी एंड हमें इतना सारा चैलेंज हमारे सामने आ गया था कि हमें कैसे गवर्नमेंट को सेटअप करना है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ठीक है, और सबसे बड़ा, इन सब में सबसे बड़ा एक हर्डल ये था कि लिटरेसी किसी बहुत कम थी उस टाइम पे। लोगों के पास पढ़ने लिखने का कोई वो नहीं था, मतलब नहीं था, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लिटरेसी बहुत कम थी। सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ में से 15% लोग ही पढ़े लिखे थे। ठीक है, पढ़े लिखे का मतलब इन लोगों को पता था कि वोट किसको देना है, हमें किस बेसिस पे वोट करना है, और बाकी लोगों को पता ही नहीं था कि इलेक्शन बैलेट पेपर कैसे यूज करना होता है। ठीक है, हमें कैसे वोट देना है, हमें अपनी बातें कैसे पहुंचानी है। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे बड़ा हर्डल यही था कि लिटरेसी बहुत कम थी, 15% लोग ही पढ़े लिखे थे, बाकी सारे लोग अनपढ़ थे। तो उनके लिए ऐसा इंतजाम करना कि वो लोग भी समझ पाए कि वोटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले किसी के पास वोटिंग का नॉलेज नहीं था, कभी भी वोटिंग होती नहीं थी। ठीक है, और और सबसे बड़ा बात, ये जो पूरा इलेक्शन हम कंडक्ट करा रहे थे, 1951 का इलेक्शन, यानी 1952 का इलेक्शन, जो हम पहला अपना फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट करा रहे थे, वो हम किस बेसिस पे करा रहे थे? वो हम बेसिस पे करा रहे थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेसिस पे। मतलब 18+ जितने भी लोग हैं हम सबको वोटिंग का राइट देंगे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो नर हो, चाहे मादा हो, कोई उस पर मतलब नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जब हम कुछ बेसिस पे सिर्फ वोटिंग राइट देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड सफरेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड सफरेज। ठीक है, हमने किस बेसिस पे वो कराए थे, कंडक्ट कराए थे? हमने किस बेसिस पे इलेक्शन कंडक्ट कराए? हमने कराए थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज पे। ठीक है, ये हमारे लिए अभी तक का सबसे बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट था। इससे पहले बहुत डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज पे इलेक्शन कभी कंडक्ट नहीं कराए थे। हमारे बाद शायद फ्रांस ने कंडक्ट कराया था। उस टाइम पे विमेंस को हमारे बाद उनके विमेंस को राइट मिले थे वोटिंग के। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें देख ली कि वो चैलेंजेस क्या थे इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, अब देखो, अब हम देखने वाले हैं कि इलेक्शन का जो प्रोसेस था वोटिंग मेथड का, कि हमने वोटिंग कैसे की। आज के टाइम पे आप क्या देखते हो? ईवीएम देखते हो क्या? ठीक है, ईवीएम देखते हो। ठीक है, ईवीएम देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखते हो आप। ठीक है, कि हम ऐसा बटन दबाते हैं, वोट काउंट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो लेकिन जो पहले 3 वो पेपर होते थे, जो हमारे पहले 3 इलेक्शन थे, वो ऐसा नहीं था। ठीक है, वो कैसा नहीं था? ऐसा ईवीएम वाला मेथड नहीं था। पहला फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शन थे। ठीक है, पहले जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे 2, उसमें क्या था? ब्लैंक बैलेट मेथड यूज होता था। कौन सा?
ब्लैंक बैलेट मेथड, यानी एक बॉक्स होता था, बॉक्स पे आपके जो उम्मीदवार हैं उनका नाम होता था एंड आपको सिर्फ और सिर्फ एक पर्ची ले जाके उसमें डालनी होती थी, ठीक है। फिर जब काउंटिंग होती थी तो बॉक्स खुलते थे, उसमें जितनी ये ब्लैंक पर्ची निकलती थी, ठीक है, कितनी ब्लैंक पर्चीज, ठीक है, उनको हम मानते थे कि ये जीत गए, जिसके में जितना पर्ची निकलेगी, ठीक है, समझ में आई बात। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक बैलेट मेथड। ये हमने फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शन यानी 1951, 52, ठीक है, एंड फिर 57 में, ठीक है, ये हमने 2 बार यूज किया इसको, ठीक है। सेकेंड इलेक्शन के बाद, सेकेंड जनरल इलेक्शन के बाद हमने स्टैम्पेड बैलेट पेपर का यूज करना स्टार्ट किया। स्टैम्पेड बैलेट पेपर का मतलब क्या होता है, ठीक है देखो, ये बैलेट पेपर है, इस पे सबका नाम लिखा होगा, ये उम्मीदवार की फोटो होगी या नाम, उसका चुनाव चिन्ह होगा, इसके सामने इनका नाम लिखा होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैम्प, आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके जाके स्टैंप लगाना पड़ेगा कि हाँ हम इसको वोट दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैम्प्ड बैलेट पेपर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टैम्प्ड बैलेट पेपर बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने आज के टाइम पे मॉडर्न एरा में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे शिफ्ट हो गए हैं, ईवीएम पे शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। 1990s के बाद में, इन 1990s में हमने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था कंट्री में, एंड 2004 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं हमारी कंट्री में, उसमें हमने पूरा शिफ्ट कर दिया खुद को ईवीएम पे। हम अब बैलेट पेपर का यूज नहीं करते, बैलेट पेपर का सिर्फ और सिर्फ यूज होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में और राज्यसभा में, ठीक है। बाकी हर जगह हम किसका यूज करते हैं, ईवीएम का यूज कर रहे हैं, ठीक है, 2004 के बाद से, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट जनरल इलेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे खास तो हमारे लिए ही था ना, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारी कंट्री में पहली बार, ठीक है, इतनी हमारी प्राचीन कंट्री है, पुरानी कंट्री है, पहली बार वोटिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू हम इलेक्शन कंडक्ट करा रहे थे 1952 में। देखो, ये जो इलेक्शन था ये अक्टूबर से लेकर फरवरी, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 5 महीने इलेक्शन चला था हमारा। आज के टाइम पे क्या होता है, 1 महीने में खत्म हो जाता है, पहला इलेक्शन 5 महीने चला था, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1952 का इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। 1951 का नहीं बोलते हैं, 52 का बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो 70 करोड़ की जो पॉपुलेशन थी उसमें से ज्यादातर लोगों ने जनवरी 1952 में वोट दिया था, 1952 में वोट दिया था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 1952 का इलेक्शन बोलते हैं। बट ये चालू हो गया था अक्टूबर 1951 से, ठीक है। अब देखो, ये जो 1952 का इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, इसको हम बिगेस्ट गैम्बल इन इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। यानी बिगेस्ट गैम्बल का मतलब क्या होता है, बिगेस्ट गैम्बल का मतलब होता है इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, सट्टा हम खेलने वाले थे कि हमारी कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करने वाले थे। अगर सब कुछ सही हो जाता है तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएंगे, अगर नहीं होता है तो हम एक फेलियर के रूप में कंसिडर किए जाएंगे पूरे दुनिया में, ठीक है। तो ये इसीलिए हम क्या बोलते हैं, बिगेस्ट गैम्बल बोलते हैं इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो सारी चीजें अच्छे से हो गई, हमने अपना जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है इसको हमने बहुत अच्छे से कंडक्ट कराया, ठीक है। डेमोक्रेसी के हिस्ट्री में अभी तक इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा इलेक्शन, इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन, इतने जहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ने पार्टिसिपेट किया हो, कभी भी नहीं हुआ था, ठीक है। लैंडमार्क है एक हिस्ट्री में डेमोक्रेसी के यहाँ पे, ठीक है। ये प्रूव करता है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वो किसी भी कंडीशन में हेल्ड किए जाते हैं। डेमोक्रेसी किसी भी सिचुएशन में स्टेब्लिश की जा सकती है, चाहे आपके कंट्री में पॉवर्टी हो, चाहे वो लैक ऑफ एजुकेशन हो, ठीक है। किसी ऐसा बहुत सारे कंट्रीज बोलते हो कि हम अभी प्रिपेयर नहीं है, हमारे लोग अभी प्रिपेयर नहीं है इलेक्शन हेल्ड कराने के लिए, बट हमने ये 1951 में 52 में ही प्रूव कर दिया था कि अगर आपकी कंट्री में पॉवर्टी है, चाहे लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी आप डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर सकते हो अपनी कंट्री में, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो जो 1952 का इलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसमें जो कांग्रेस थी उसको 45% सीट मिली थी, ठीक है। कितनी, 45% सीट मिली थी बस, ठीक है। यानी 55% लोग चाहते थे कि कांग्रेस को क्या हो, कांग्रेस को गवर्नमेंट ना बनाने दिया जाए, ठीक है। लेकिन 45% लोग चाहते थे कि कांग्रेस को गवर्नमेंट बनाने दिया जाए, ठीक है। अब देखो, वोट तो सिर्फ और सिर्फ 45% ही मिले, बट सीट कितनी जीती थी, सीट कांग्रेस ने जीती थी 74%, यानी लगभग 75% सीट हमारी अकेले कांग्रेस ने जीती थी। इसके बावजूद कि सिर्फ और सिर्फ 45% लोगों ने इसको वोट दिया था, ठीक है। ये किसका मतलब, ये क्या मतलब है, ये मतलब होता है कि हम किसको फॉलो करते हैं, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, FPTP को हम फॉलो करते हैं। अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो फिर इसको रिकॉल करो एक बार। हम FPTP को फॉलो करते हैं। इलेक्शन का मेथड होता है ना, एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक होता है FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, जैसे 5 कैंडिडेट 10 कैंडिडेट है, ठीक है, 10 कैंडिडेट हैं,
ठीक है, एंड 100 लोग वोट देने वाले हैं, ठीक है, कितने लोग, 100 लोग वोट देने वाले हैं, ठीक है। सबको क्या हुआ, एक कैंडिडेट को 11 वोट मिले, ठीक है, और सबको 9-10 ऐसे करके मिल गए, ठीक है, यानी 100 पूरा हो गया हमारा, ठीक है। तो जिसको 11 मिला होगा ना वोट, वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी कैंडिडेट थे उसमें सबसे ज्यादा इनका था, ठीक है, यानी वो भले मेजोरिटी ना हो, भले मेजोरिटी लोग ना चाहते हो, सिर्फ 100 में से 11 लोग चाहते थे कि ये जीते, तो ये जीत गया। क्यों? क्योंकि और सबसे वोटिंग इसका ज्यादा था, वोटिंग परसेंटेज इसका ज्यादा था, ठीक है, बस यही सिंपल सा है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, कांग्रेस का जो डोमिनेशन था फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में, ठीक है, क्या फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में, ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत कमाल का डोमिनेशन था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप हुआ करती थी इस टाइम पे, ठीक है, बहुत अच्छी लीडरशिप हुआ करती थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में हमने उस टाइम पे कांग्रेस ने 489 में से 364 सीट्स जीत ली थी, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 489 में से 364 सीट्स ने पे कांग्रेस जीती थी। सेकेंड और थर्ड इलेक्शन में भी थर्ड फोर्थ सीट हमने मेंटेन किया था उन्होंने, ठीक है। अब देखो, इसका जो कांग्रेस का जो डोमिनेशन था, ठीक है, अब ऐसा नहीं लग रहा कि ये डेमोक्रेटिक कैसे हो गया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सबको इक्वल चांसेस मिले गवर्नमेंट में आने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो गया? जैसे चाइना में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, वैसे ही हमारी कंट्री में भी तो 15 साल 16 साल जो लगातार 3 जनरल इलेक्शन हुए, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, उसमें कांग्रेस का ही डोमिनेशन रह गया, ठीक है। तो ये कैसे डिफरेंस है, हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, उनकी वन पार्टी सिस्टम कैसे है, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है, जैसे देखो हमारी कंट्री में जो डोमिनेशन था कांग्रेस का, वो किसी लीगल या मिलिट्री मेजर्स के थ्रू नहीं हुआ था, जैसा कि चाइना और क्यूबा में होता है। वहां पे लीगल और मिलिट्री मेजर्स लिए जाते हैं, ठीक है, मिलिट्री रूल रहता है, तब वहां पे एक पार्टी का डोमिनेशन रहता है। हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ इलेक्शन कंडक्ट होते थे, लोग चाहते थे, ठीक है, लोग चाहते थे, तब वन पार्टी डोमिनेंस लगा रहा। जैसे आप 2014 से आप 2026 में हो, अभी तक क्या है, बीजेपी का ही रूल है, एनडीए का रूल है, तो इसको हम क्या वन पार्टी डोमिनेंस बोल देंगे? नहीं, ये प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, ठीक है, ओपन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, सब लोग अलाउ होते हैं, जिसको पार्टिसिपेट करना हो पार्टिसिपेट करो, ठीक है, सारी चीजें अलाउ होती है इसमें, ठीक है। तो जो कांग्रेस का डोमिनेशन था, जो नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन था, वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक कंडीशन में ही हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ किसी मिलिट्री मेजर्स के थ्रू अपने आप खुद को डोमिनेट करा रही थी, लोग चाहते थे कि वो डोमिनेट करें, लोग उसको वोट करते थे, ठीक है। अब देखो रीजन बिहाइंड द कांग्रेस, ठीक है, अब इतना जो सक्सेसफुल पार्टी थी, लगातार 3 जनरल इलेक्शन में वो जीत के आई थी, इसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन था? तो पहला सबसे बड़ा रीजन था कि इसके जितने भी सारे लोग लीडर थे, वो लोग नेशनल मूवमेंट की, यानी जो हमारे इंडिपेंडेंस का मूवमेंट था उसका पार्ट थे, यानी सब लोग उनको बहुत अच्छा मानते थे, सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, ठीक है, इसकी वजह से उनको वोट भी अच्छे मिलते थे। फेमस लीडर्स हुआ करते थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ठीक है, बहुत सारे लीडर्स हो गए, ठीक है। अब चूंकि ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट से ही चली आ रही थी पार्टी, तो इसकी जो पकड़ थी ना, ये गांव गांव तक थी, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज पार्टी नेटवर्क हुआ करता था, ठीक है, जैसा कि आज के टाइम पे आप बीजेपी का देखते हो, वैसे ही उस टाइम पे कांग्रेस को हुआ करता था। गांव गांव में इसके कुछ ना कुछ लोग रहते थे, ठीक है। अर्ली कैंपेन स्टार्ट, ठीक है, ये समय से पहले इसने कैंपेन स्टार्ट कर दिया था, बाकी पार्टीज बाद में स्टार्ट करती थी कैंपेन, ये कैंपेन पूरा साल करती थी कैंपेन, ठीक है। और इसका एक और रीजन था कि रीच इन रिमोट एरिया, जहां पे किसी भी पार्टी का रीच नहीं हुआ करता था, वहां पे ये पार्टी पहुंचती थी, कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट्स के टाइम पे, जब मूवमेंट होता था, नेशनल मूवमेंट होते थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, उस टाइम पे भी ये वहां तक पहुंचती थी सबको जोड़ने के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज, इसको फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज मिलता था। क्यों? क्योंकि ये पूरे ब्लॉक में नंबर 1 थी, मतलब जितनी भी पार्टी थी उसमें सबसे टॉप पे यही रहती थी, तो इसका भी एडवांटेज मिलता था, सबसे ज्यादा एक्टिव यही रहती थी उस टाइम पे, कांग्रेस ही, ठीक है। तो उस टाइम पे बीजेपी हुआ नहीं करती थी, ना कोई और पार्टी इतना पॉपुलर थी, ठीक है, समझ में आई बात? 1 मिनट को चलो, ठीक है, अब हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ द पार्टी, ठीक है, पार्टी का नेचर कैसा था, ठीक है, क्या पार्टी का नेचर कैसा था, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलेशन की, ठीक है, मतलब
पार्टी कैसी हुआ करती थी। अभी तक हमने देखा कि उसका जो डोमिनेशन था फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में वो कैसा था। अब हम देखने वाले हैं कि जो पार्टी थी कांग्रेस, ऐसा पार्टी कैसी हुआ करती थी, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलेशन कैसा था, मतलब वहाँ पे किस तरह के लोग हुआ करते थे, क्या वहाँ पे भी कास्ट सिस्टम होता था, वहाँ पे जो अपर कास्ट थी उनको ज़्यादा भाव दिया जाता था या लोअर कास्ट को कम। आइडियोलॉजिकल कोलेशन कैसा था, मतलब लेफ्टिस्ट ज़्यादा थे या राइटिस्ट ज़्यादा थे, ये देखने वाले हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट, अभी हम इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलेशन, हम देखते हैं, ठीक है। कांग्रेस ऐसा सोशल कोलेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जब कांग्रेस पार्टी बनी थी, कब बनी थी ये, वेट पेन चेंज करने दो, ये बनी थी 1885 में, ठीक है। 1885 में ये पार्टी बनी थी। एक ब्रिटिश थे एओ ह्यूम करके, कौन, एओ ह्यूम, ठीक है, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उस टाइम पे जो पार्टी थी वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ इलीट लोगों की थी, प्रोफेशनल लोगों की थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉयर, बड़े बड़े प्रोफेसर्स रहा करते थे इस पार्टी में, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे ये बढ़ती गई, टाइम बीतता गया, धीरे धीरे ये पार्टी एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई। यानी पहले अपर कास्ट के लोग इसमें बहुत ज़्यादा होते थे, सिर्फ अपर कास्ट के लोग होते थे, इलीट लोग होते थे, प्रोफेशनल लोग होते थे। फिर धीरे धीरे ये पीजेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन, रूरल, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सबको साधने में कामयाब हो गई। सब लोग इसमें पार्टी में ऐसा आ गए, ठीक है। तो सोशल कोलेशन, ऐसा कोई भी तबका नहीं था सोसाइटी का जो इसमें ना मिला हो, ठीक है। सब लोग इसमें आ गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनबो लाइक सोशल कोलेशन था कांग्रेस पार्टी का। क्या था, रेनबो लाइक सोशल कोलेशन। जैसा कि रेनबो में आप देखते हो ना 7 कलर होते हैं, ठीक है, वैसे ही जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे, वहां पे सभी तरह के लोग हुआ करते थे, ठीक है। चाहे वो पीजेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे अर्बन हो, चाहे रूरल हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे इलीट हो, चाहे एकदम लोअर तबका का हो, ठीक है, सब लोग इसमें होते थे, ठीक है। तो ऐसा सोशल कोलेशन तो बहुत तगड़ी पार्टी थी सबको, लेकिन स्टार्ट तो हुई थी ये इलीट लोगों के लिए, बट धीरे धीरे ये सब में सबको अपने साथ जोड़ने के लिए कामयाब हो गई, ठीक है। अगर अगर हम बात करें कांग्रेस एज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन, इसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कांग्रेस जो प्लेटफॉर्म था, ठीक है, जो कांग्रेस इनिशियली जो प्लेटफॉर्म बना था वो ना लेफ्टिस्ट था, ठीक है, ना ही राइटिस्ट था, ठीक है, वो बीच का था, मॉडरेट था। यानी कुछ उसके पार्ट, जो कुछ लोग थे उस कांग्रेस पार्टी में, वो लोग राइटिस्ट भी थे, कुछ लोग जो लोग थे वो लोग लेफ्टिस्ट भी थे, ठीक है। यानी ये लोग बीच के लोग थे, ये लोग ना ज्यादा राइट में रखते थे अपनी बातें, ना लेफ्ट में रखते थे, बीच वाले लोग थे, ठीक है। यानी ये हम बोल सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, इसमें सभी आइडियोलॉजीज का वेलकम था, सभी आइडियोलॉजीज होती थी इसमें। आपको बहुत एकदम एक्सट्रीमिस्ट राइटिस्ट भी मिलेंगे, एक्सट्रीमिस्ट लेफ्टिस्ट भी मिलेंगे, सारे तरह के लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। समझ में आई बात, सभी लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कांग्रेस ऐसा टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट का क्या था, ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने सोशल कोलेशन देखा कि यहाँ पे सभी लोगों का वेलकम था। इनिशियली ये पार्टी सिर्फ एलीट लोगों के लिए बनी थी, बट धीरे धीरे सबका वेलकम हो गया। आइडियोलॉजिकल कोलेशन की अगर हमने बात की तो हमने देखा कि ये इनिशियली जो पार्टी थी ये ना लेफ्टिस्ट थी ना राइटिस्ट थी, बट धीरे धीरे जैसे ही सोशल कोलेशन इसका बढ़ने लगा और ज़्यादा लोग आने लगे, तो इस पार्टी में सभी तरह के लोग आने लगे। जो लोग एकदम राइटिस्ट थे, जो लोग एकदम लेफ्टिस्ट थे, सब तरह के लोग इसमें आने लगे, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि जब इतनी ज़्यादा डाइवर्स पार्टी हो गई थी ये आगे चल के इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई थी इस पार्टी में, ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट कहता था, ये टॉलरेट कैसे करती थी। इनिशियली जो पार्टी सिर्फ मॉडरेट थी, अगर उसमें कोई एक्सट्रीमिस्ट आ जाएगा तो कैसे टॉलरेट किया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, कांग्रेस जो पार्टी थी, इसमें जो इंटरनल डिफरेंसेस थे, यानी कुछ लोग जो राइटिस्ट थे, कुछ लोग जो लेफ्टिस्ट थे, कुछ लोग जो मॉडरेट थे, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे एक फ्रैक्शन ये हो गया, एक फ्रैक्शन ये हो गया, एक फ्रैक्शन ये हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। ये लोग, कांग्रेस जो ऐसा पार्टी थी, ये हमेशा किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट को टच करना अवॉइड करती थी। मतलब एकदम लेफ्टिस्ट भी नहीं हो जाना है, एकदम राइटिस्ट भी नहीं हो जाना है, मॉडरेट बन के रहना है, ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी का मोटो रहा है, ठीक है। इसी अब देखो, जब ये सारा सिस्टम हम पढ़ते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, द कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, किसमें कंफ्यूज होते हैं कि कांग्रेस सिस्टम ये था भैया कि जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन थे, इसमें कांग्रेस पार्टी
क्या करती थी, कांग्रेस पार्टी डोमिनेट करती थी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो सिस्टम था, द कांग्रेस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, कांग्रेस सिस्टम का मतलब ये था कि जो कांग्रेस है, जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन हुए, 3 जनरल इलेक्शन जो है, उसमें कांग्रेस ने एज ए रूलिंग पार्टी भी वो किया है, ठीक है, एक्ट किया है, एंड एज ऑपोजिशन पार्टी भी एक्ट किया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसी पार्टी हुआ नहीं करती थी। अभी हमने बात की कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो बहुत सारे लोगों की एक मिलीजुली पार्टी थी। वहां पे लेफ्टिस्ट भी थे, वहां पे राइटिस्ट भी थे, ठीक है। जो कांग्रेस पार्टी थी, जब वो इलेक्शन जीत के जाती थी, इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में जाती थी, ठीक है, कोई रूल पास करना होता था, तो कांग्रेस में ही इतने तरह के लोग थे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई राइटिस्ट वो आता है, ठीक है, राइटिस्ट अगर कोई स्कीम ले आता है, तो लेफ्टिस्ट तो उसका विरोध करेंगे, ठीक है। कोई लेफ्टिस्ट ले आता है तो राइटिस्ट उसका विरोध करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन थे, उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने रूलिंग पार्टी का भी वो है, रूलिंग पार्टी का भी निभाया अपना जो था, ठीक है। एंड जो अपोजिशन पार्टी है उसका भी उसने फर्ज निभाया, ठीक है। दोनों पार्टीज, मतलब रूलिंग पार्टी भी थी, अपोजिशन पार्टी थी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं। यानी फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कोई और पार्टी थी ही नहीं। कांग्रेस एक्ट एज बोथ रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी, दोनों पार्टीज, दोनों काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही करती थी, ठीक है। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन कांग्रेस में लगा रहता था। मतलब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, वहां पे अपने ही लोग रहते थे, ठीक है, कि कभी लेफ्टिस्ट आगे हो जाए, कभी राइटिस्ट आगे हो जाए, ठीक है, ऐसा ही चलता रहता था पार्टी में, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑपोजिशन, इमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन की, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑपोजिशन पार्टी सक्सीड इन गेनिंग ओनली टोकन रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टीज, मतलब जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, वो सिर्फ और सिर्फ टोकन रिप्रेजेंटेशन लेके खुश हुआ करती थी, ठीक। कि टोकन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था, बहुत कम रिप्रेजेंटेशन इनको मिलता था, बहुत कम। मतलब अभी हमने देखा कि 3rd 4th सीट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जीत के आती थी, ठीक है। तो उसमें से जो थोड़ा बहुत बचा था, उसमें बहुत सारी पार्टियां वो करती थी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टोकन रिप्रेजेंटेशन इनको मिलता था, ठीक है। बट इनको टोकन रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद भी ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती थी अपने उस टाइम पे, ठीक है। कैसे? अब देखो, फॉर एग्जांपल, कोई एकदम लेफ्टिस्ट पार्टी है, जैसे सीपीआई हुआ करती थी उस टाइम पे, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हुआ करती थी, ठीक है। और कांग्रेस में भी कुछ लेफ्टिस्ट लोग थे, ठीक है। तो जो सीपीआई हुआ करती थी, वो कांग्रेस के जो लेफ्टिस्ट लोग थे उनको क्या करती थी, उनको फोर्स करती थी कि आप ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस करो, आप ऐसे स्कीम इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। तो इससे क्या होता था, जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है हमारे सिस्टम का, वो मेंटेन हुआ करता था। कि सीपीआई यानी जो बाहर की जो पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टी हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं गवर्नमेंट की डिसीजन को, ठीक है। और ग्रोन फ्यूचर लीडर्स, ठीक है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, इसी अपोजिशन पार्टी से बहुत सारे फ्यूचर लीडर्स निकल के आने वाले थे, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से लीडर थे, ठीक है। ये ही पार्टी जो थी पावर बैलेंस करती थी, ठीक है, पावर बैलेंस को चेंज कर देती थी कांग्रेस के अंदर। जैसे कोई लेफ्टिस्ट पार्टी है बाहर की, ऑपोजिशन पार्टी, वो अंदर अगर कोई कांग्रेस के अंदर अगर चाहे तो लेफ्टिस्ट लोगों को भड़का सकती है। तो ऐसा काम वहाँ पे होता था, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है, ये मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया अब यहाँ पे। एंड आई होप ये जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा। एंड कल, यानी मंडे है ना, कल क्या है, आज 8 तारीख है, 9 तारीख को हम क्या करेंगे, 9 तारीख को अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो लेक्चर है आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज 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 डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड ये समरी दी हुई है, थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। तो साइनिंग ऑफ, जय हिंद।